नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बनने की गुंजाइश हो, संभावनाएं हो। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी साबित होगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की शक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक साधारण कानून के मामले में प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक यह राज्य की विशेष शक्ति है जिससे व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता को बाधित करने के कारण इसे रूटीन मैनर में लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि संयमित ढंग से लागू किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर और सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच अंतर किया। कोर्ट के मुताबिक प्रिवेंटिव डिटेंशन को सार्वजनिक अव्यवस्था के मामले में लागू किया जा सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नहीं। कोर्ट ने यहां पर दो केसेस का हवाला देते हुए बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। मान लीजिए दो व्यक्ति ड्रिंक करके लड़ रहे हैं। इससे अव्यवस्था तो हुई है, लेकिन इसे सार्वजनिक अव्यवस्था का नाम नहीं दिया जा सकता। दूसरे केस में दो राइवल कम्युनिटीज के लोग लड़ रहे हैं, उनमें से एक कम्युनल पेशेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। मामला अब भी सामान्य लॉ एंड ऑर्डर का ही है, लेकिन इसमें सार्वजनिक अव्यवस्था फैलने की आशंका है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ मामलों में सुरक्षा मुहैया कराता है। आर्टिकल 22(1) बताता है कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा उसे अपनी पसंद के कानूनी जानकार से सलाह करने से भी नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 22(2) यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे हिरासत में रखा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। इस 24 घंटे में गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जाने के समय को काउंट नहीं किया जाता है। इतने समय के बाद बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के किसी को भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हाल ही में रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम्स का तीसरा एडिशन जारी हुआ था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में बांटा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया था। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कैटेगरी ए और बी में बांटा गया है। कैटेगरी ए में वे राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल हैं जिनमें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। वहीं कैटेगरी बी में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें दिल्ली के अलावा सभी संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। साथ ही असम के अलावा सभी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को शामिल किया गया है। कैटेगरी ए के राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर्स में गुजरात और कर्नाटक को जगह मिली है। वहीं इसी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर्स में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं लीडर्स की श्रेणी में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को स्थान मिला है। एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। इसके अलावा इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में आंध्र प्रदेश और बिहार को जगह मिली है। कैटेगरी बी के राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर्स में मेघालय और टॉप परफॉर्मर्स में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। इसके अलावा लीडर्स की श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा को रखा गया है। एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पुदुचेरी, त्रिपुरा शामिल हैं। जबकि इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में लद्दाख और मिजोरम को रखा गया है। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक अफोर्डेबल रेडिएटिव कूलर कोटिंग मटेरियल डिजाइन किया है। यह मटेरियल एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री कूलिंग सिस्टम है जिसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। यह एसी के विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। यह पैसिव रेडिएटिव कूलिंग सिस्टम इंफ्रारेड रेडिएशंस के रूप में एब्जॉर्ब की गई गर्मी को ठंडे आउटर स्पेस में एमिट कर देता है। गौरतलब है कि ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर्स किसी जगह को ठंडा करने के लिए उसकी गर्मी को आसपास के वातावरण में भेज देते हैं, लेकिन रेडिएटिव सिस्टम में इस्तेमाल किया गया मटेरियल
एक्सेसिव हीट को डायरेक्टली यूनिवर्स में भेज देता है, जहां तापमान बहुत कम होता है। पॉलीमर और नैनो पार्टिकल से तैयार इस कोटिंग को आसानी से घर की छत पर लगाया जा सकता है। ज़्यादातर रेडिएटिव कूलर्स सिर्फ रात में ही काम करते हैं। दिन में संचालन के लिए ऐसे कूलर को पूर्ण सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसके चलते दिन में इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। रिसर्चर्स के मुताबिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड से ऐसे रेडिएटिव सिस्टम को तैयार किया जा रहा है जो दिन में भी इफेक्टिव कूलिंग कर सकें। हाल ही में राजस्व सचिव तरुण बजाज का विंडफॉल टैक्स को लेकर एक बयान आया है। उनके मुताबिक तेल कंपनियों पर से विंडफॉल टैक्स तभी हटाया जाएगा जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $40 प्रति बैरल से कम हो जाएंगी। गौरतलब है कि सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल, डीजल और ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर टैक्स लगाया है। इसका मकसद घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ने से रोकना और विंडफॉल प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हासिल करना है। इस पूरे मामले में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। दरअसल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें दुनिया भर में बढ़ गईं। इससे रिलायंस और ONGC जैसी कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ। इन कंपनियों ने और मुनाफा कमाने के मकसद से विदेशों में तेल उत्पादों के निर्यातों को बढ़ा दिया था। इसका प्रभाव घरेलू बाजारों में तेल की आपूर्ति को प्रभावित करता, इसलिए सरकार ने निर्यात पर कर लगा दिया। अब आते हैं विंडफॉल टैक्स पर। यह कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक मुश्त टैक्स है। ये टैक्स उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपने प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं बल्कि किन्हीं परिस्थितियों के चलते लाभ कमाती हैं। हालिया मामले में यह परिस्थिति रूस यूक्रेन विवाद से उपजी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से एक बेहतर निर्णय लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट एंड प्लेयर्स एसोसिएशन ने एक 5 साल की डील साइन की है। इसके तहत न्यूजीलैंड ने महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को समान काम के लिए समान वेतन देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में पुरुषों और स्त्रियों को समान करने के लिए समान वेतन की बात की गई है। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 5 में जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। हाल ही में कैपस्टोन सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से लॉन्च किया गया था। माइक्रोवेव ओवन के आकार वाला नासा का यह उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी के ऑर्बिट से अलग हो गया है। अब यह कम से कम ऊर्जा का उपभोग करते हुए चांद की ओर बढ़ रहा है। इसे चांद तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। गौरतलब है कि इस सैटेलाइट को रॉकेट लैब कंपनी के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट अपने साथ फोटोन नाम का एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट ले जा रहा था, जो लॉन्च के 9 मिनट बाद अलग हो गया। फोटोन ने 6 दिनों तक कैपस्टोन सैटेलाइट को कैरी किया। इस स्पेसक्राफ्ट के इंजन को समय समय पर चलाने से इसका ऑर्बिट पृथ्वी से दूर होता गया और इसने उपग्रह को उसके रास्ते पर भेज दिया। आपको बता दें कि यह सैटेलाइट एक खास ऑर्बिट में भेजा जा रहा है जो फ्यूचर के मिशन के लिए टेस्टिंग पर काम करेगा। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतर सकेंगे, जिसके लिए नासा गेटवे नामक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनी है। कैपस्टोन सैटेलाइट मुख्यतः गेटवे के ऑर्बिट की टेस्टिंग करेगा और ऑर्बिट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा। रॉकेट लैब के संस्थापक पीटर बेक के मुताबिक कम लागत वाला यह अभियान अंतरिक्ष अभियान की दिशा में नए युग की शुरुआत करेगा। आज के अप टू डेट पर आधारित सवाल देख लेते हैं अब जल्दी से। पहला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अधिकार व्यक्तियों को कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से बचाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को हासिल है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है या फिर है। दूसरा सवाल है, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम्स जारी की जाती है नीति आयोग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, RBI या फिर श्रम मंत्रालय के द्वारा। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान में पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शंस हैं 39A, 39B, 39C या फिर 39D। चौथा सवाल, हाल ही में खबरों में रहा विंडफॉल टैक्स संबंधित है पवन ऊर्जा के लिए, चक्कियों के इंस्टॉलेशन पर, कच्चे तेल के आयात पर या फिर कोयला खनन कंपनियों पर, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर। तो आप जल्दी से इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और उम्मीद है हमारी ये पहल आपके लिए कारगर साबित हो रही होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।